कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से एक छोटी जाति का परिवार बड़ी जाति के गांव में घुस जाता है और फिर उन्हें सजा देने की बात होती है। गांव के सरपंच ने ये फैसला किया कि परिवार को बांधकर जला दिया जाए। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि ये काम आज ही किया जाएगा। अब आगे। दोपहर का समय था। पूरा गांव तमाशबीन बना खड़ा था। गांव में गलती से गलत रास्ते से आए छोटी जाति के परिवार को बांध दिया गया और चिलचिलाती धूप में उनके ऊपर केरोसिन डाल दिया गया। उन्हें जलाने से पहले गांव के मुखिया ने ये ऐलान किया, देख लो छोटी जाति के लोगों, आज ये आपके सामने जो हो रहा है इसे हमेशा याद रखना। अगर आइंदा से किसी ने भी इस तरह की गलती की तो उनकी हालत भी यही होगी जो इस परिवार का किया जा रहा है। सबके सामने उस परिवार या फिर अकेले शख्स को भी आग के हवाले कर दिया जाएगा। सरपंच का फैसला दृढ़ था। मुखिया के चुप होते ही पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया। चारों तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। आदमी और उनके साथ साथ छोटा बच्चा जो कि भूरा था वो तड़पने लगे, अपने मौत की दुहाई मांगने लगे और पूरा गांव तमाशबीन बना खड़ा देखता रहा। कोई भी उन्हें आगे आकर बचाने नहीं आया। धीरे धीरे पूरा परिवार शांत हो गया। सब ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उस दौरान एक अजीब सी घटना घटी। भूरा का शरीर जस का तस केवल जल रहा था। उसके शरीर से आग की लपटें उठ रही थीं। जिस रस्सी से उसे बांधा गया था वो रस्सी जल चुकी थी। उसके हाथ और पैर खुल चुके थे। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गांव के मुखिया ने उसके ऊपर और केरोसिन डालने का आदेश दिया। उसके ऊपर तेल फेंका भी गया। आग की लपटें और तेज हुईं, लेकिन भूरा चलता रहा। वो चलते चलते खेतों में पहुंच गया। उस समय गांव में गेहूं की फसल लगी हुई थी। फसल में आग लग गई। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों बीघों खेतों में आग लग गई। आग और धुआं इतना हो गया कि भूरा दिखना बंद हो गया। इतना कहकर फूलन चुप हो गए। प्रज्ञा की माँ और वहां बैठे सभी लोग चुप खामोश बैठे कहानी सुन रहे थे। फूलन ने प्रज्ञा की माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, बिटिया, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। तब से उस बच्चे की आत्मा ने गांव में किसी भी बड़ी जाति के घर को नहीं बख्शा है। करीब करीब हर घर में एक इंसान को भूरा ने अपना शिकार बनाया है। हम लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो किसी के शरीर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान नहीं ले लेता है। प्रज्ञा के मामले में भी हमें कुछ ऐसा ही अंदेशा है। इतना सुनते ही प्रज्ञा की माँ चीख पड़ती है और रोते हुए कहने लगती है, चाचा जी, कुछ भी कीजिए, भले ही मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी इस मासूम सी बच्ची की जान को बचा लीजिए। कुछ भी कीजिए चाचा जी, कुछ भी कीजिए। फूलन चुपचाप नजरें झुकाए वहां बैठे थे। वो खामोश थे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वहां पांचाल पहुंच जाते हैं। पांचाल को देखते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। पांचाल वहां बैठते हैं और पूरे मामले को समझते हैं। भूरा के बारे में वो बहुत कुछ पहले से ही जानते थे, तो इस बारे में उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछा। लेकिन पांचाल ने इतना जरूर पूछा कि रात में प्रज्ञा कहां कहां गई थी। प्रज्ञा की मां ने कहा, जी कहीं भी तो नहीं गई थी हमारी बिटिया, बस पूरे समय हमारे साथ ही थी। पांचाल ने कहा, जरा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि इसके अलावा वो कहां गई थी। कभी तो कहीं गई होगी जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हो। प्रज्ञा की मां ने कहा,
सुबह से शाम तक प्रज्ञा हमारे साथ ही थी। रात को हमने खाना पानी किया और फिर सो गए। रात करीब 2 बजे जब मैं उठी तो देखा कि प्रज्ञा कुएं के पास बैठकर उल्टी किए जा रही थी। पांचाल ने कहा, क्या कहा तुमने? कुएं के पास? कहाँ है वो कुआं? प्रज्ञा की मां ने कहा, हमारे पुराने घर में। पांचाल ने फूलन को आदेश दिया, फूलन, मैं तुमसे जो कहता हूं तुम वैसा ही करते रहो। मुझे उस कुएं के पास जाकर कुछ काम करने होंगे। पांचाल फूलन को एक सिद्ध मंत्र बताते हैं और प्रज्ञा के सिर पर हाथ रखकर लगातार उस मंत्र का जाप करते रहने के लिए कहते हैं और खुद प्रज्ञा की मां को लेकर पुराने घर में जाते हैं। उनके साथ प्रज्ञा के नाना भी जाते हैं। पांचाल कहते हैं, भूरा यहीं रहता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। प्रज्ञा के नाना पूछते हैं, क्या यहीं रहता है? लेकिन आप ये सब कैसे कह सकते हैं? पांचाल प्रज्ञा के नाना से पूछते हैं, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब पिछली बार बीरेश दुबे की मौत हुई थी तो वो आखिरी बार कहां बैठे थे? प्रज्ञा के नाना हैरानी से कहते हैं, हाँ, मैंने सुना था कि वो घर में बने कुएं के पास ही बैठकर उल्टी कर रहे थे। पांचाल कहते हैं, बिल्कुल सही सुना था आपने। भूरा को गांव के सरपंचों ने जलाया था तो वो गांव में बने कुओं में ही रहता है और इस बात को जानने में हमें 15 से 20 साल का समय लग गया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इससे हमें पूरी तरह से मुक्ति मिलने वाली है। पांचाल की इन बातों ने प्रज्ञा की मां को हौसला तो दिया, लेकिन उनके नाना अभी भी डरे थे। उनके मन में संदेह था कि प्रज्ञा बचेगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जिस किसी को भी भूरा ने अपना शिकार बनाया वो बचा नहीं। पांचाल अपनी साधना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ प्रज्ञा के सर पर फूलन हाथों को फेरते हुए मंत्र जाप कर रहे थे। ये क्रिया करीब 1 घंटे तक चली। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। फूलन मंत्र पढ़ रहे थे, तभी प्रज्ञा उठकर बैठ गई और मर्दाना आवाज में फूलन से कहती है, क्या कर रहे हो फूलन? किससे बचा रहे हो इस बच्ची को? और ठीक इसी समय जिस कुएं के पास पांचाल साधना कर रहे थे वहां भी एक आवाज आती है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो पांचाल? आग बुझाने की या आग लगाने की? एक तरफ फूलन सहमे हुए मंत्र का जाप रोक देते हैं तो दूसरी तरफ पांचाल भी बैठ साधना को रोक देते हैं। प्रज्ञा के मुंह से इस तरह की आवाज सुनकर फूलन डर जाते हैं और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके मन में आता है कि वो दौड़ कर जाएं और पांचाल को ये बात बताएं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो उनके साथ हो रहा है ठीक वही सब पांचाल के साथ भी हो रहा है। लेकिन पांचाल घबराते नहीं हैं। वो एक बार फिर से अपनी साधना को शुरू करते हैं। इतने में ही एक आवाज पीछे से आती है, क्या हुआ पांचाल? मुझे देखना नहीं चाहोगे? जरा पीछे तो देखो। पांचाल के साथ साथ प्रज्ञा के नाना और उसकी मां तुरंत पीछे मुड़ते हैं। वहां एक बच्चा खड़ा था, अध जला, आंखें लाल, कपड़ों में से धुआं उठ रहा था। ये बच्चा कोई और नहीं था बल्कि वो भूरा ही था। एक खौफनाक आवाज में वो कहता है, पहचाना मुझे? पांचाल आखिर किस तरह से भूरा की आत्मा से प्रज्ञा को मुक्ति दिलाएंगे? फूलन अब प्रज्ञा के शरीर को किस तरह से शांत करेंगे? क्या भूरा इतनी आसानी से प्रज्ञा के शरीर को छोड़ेगा? ये सब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।